नमस्ते दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के पहले क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखा था और उनसे रिलेटेड सवालों को भी किया था जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल थे। आज के क्लास में भी ये दूसरा क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस क्लास में भी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक एक प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, ऐसा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवालों पे चलने से पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे, है ना, तब तक आप सवालों को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी सवाल घुमाया तो आप फंस जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो पहले वही सीख लेते हैं। चूँकि दोस्तों हमने पिछले क्लास में यानी पहले क्लास में जो दूरी सूत्र होता है यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हम सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र लगाते कैसे हैं, क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है ना, एक लाइन है, या फिर ऐसा समझिए कि एक पॉइंट ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हुई। अब ये जो रेखा है, इस रेखा को कोई और एक बिंदु है जो किसी रेशियो में बांट देती है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P क्या करती है कि ये जो रेखा है दोनों पॉइंट को मिलाने वाले, इसको विभाजित कर दे रही है, मतलब बांट दे रही है, कुछ इधर हिस्सा कुछ इधर हिस्सा, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें निकालने हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट समझिए A है और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर B है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर x1 y1, है ना, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर यानी निर्देशांक x2 और y2। ठीक है, क्लियर हो गया बात कि नहीं। अब हमें इसका निर्देशांक निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रेशियो है, मतलब यहाँ से यहाँ ये और यहाँ से यहाँ ये, किस रेशियो में बांटा गया है, किस रेशियो में विभाजित किया गया है। तो जब x1 के साथ हो तो इसको m1 कहिएगा, है ना। x1 के साथ जो जुड़ा होगा वो m1 होगा, m1 हिस्सा, और इधर वाला ये m2 हिस्सा हो जाएगा। अभी सवाल आएंगे तो सवालों से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो केस है दोस्तों, यहाँ पर ये अंतः विभाजन वाला केस है, मतलब कि अंदर अंदर ही विभाजित कर रहा है, क्योंकि A और B यहाँ है। इस पूरे को अंदर से ये पॉइंट P विभाजित कर दे रहा है, बांट दे रहा है ना। तो अब ये जो x और y का कोऑर्डिनेट है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी। x की वैल्यू देखते जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि m1 x2, मतलब ये वाला रेशियो और इधर का x कोऑर्डिनेट, तो m1 x2 ये हो जाएगा यहाँ पर m1 इंटू x2, फिर लगाएंगे प्लस, और m2 x1 तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, y में लिख दे रहे हैं क्या, ये वाला यहाँ होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट के साथ ही डील करना है। तो ये हो जाएगा m1 x2 और प्लस यहाँ पर m2 x1। क्लियर हो गया। और डिवाइड, डिनोमिनेटर में हमें इन दोनों रेशियो का सम लिखना है, यानी कि m1 प्लस यहाँ पर m2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब ये वाला वैल्यू लेना है, तो क्या लेंगे, वही चीज़ रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, m1 y2 हो जाएगा, m1 y2 प्लस यहाँ पर m2 y1 और डिवाइड बाई यहाँ पर m1 प्लस m2, होता वही चीज़ है, m1 प्लस यहाँ पर m2। क्लियर हो गया। ये तो हो गया अंतः विभाजन के लिए, यानी कि जब अंदर से विभाजित कर दे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बाह्य विभाजन के लिए, यानी कि बाहरी रूप से जब विभाजित करेगा तो क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट A है मान लीजिए और ये पॉइंट आपका B है। अब क्या कर रहा है कि एक और पॉइंट है जो इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर है एकदम, है ना, लेकिन उसी लाइन में है। तो बाहर एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब इस रेखा को बाहर से विभाजित कर रहा है, कैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ हिस्सा m1 है, ये आपका m1 है मान लीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका m2 है,
ठीक है, ये कितना है, यहाँ पर m2 है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है यहाँ पर। तो m1 जो है तो यहाँ पर x1 y1 मानना पड़ेगा, क्योंकि m1 के साथ x1 y1 जुड़ा होगा। तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x1 y1। ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब इसमें जो पॉइंट p है, ये यही ना विभाजित कर रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेट x और y मानिए। ये जो x और y होंगे क्या क्या होंगे, सीधे सीधे अब देखते जाइएगा। जो x होगा वो होगा m1 x2, ठीक है, कितना, m1 इंटू x2, फिर माइनस यहाँ पर है ना, m1 x2, उसमें प्लस लगता था, अंतर विभाजन में प्लस लगता था, इसमें माइनस लगेगा। m1 x2 हो गया, फिर m2 x1, तो ये हो जाएगा m2 x1 डिवाइड बाई वही चीज़ m1 माइनस m2, इसमें भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 y2 माइनस यहाँ पर m2 y1 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। यहाँ से सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी बस फॉर्मूले यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है उसको कहा जाता है स्लोप, या ढाल कहा जाता है, या फिर प्रवणता कहा जाता है। हिंदी में ढाल या फिर प्रवणता कहते हैं, इंग्लिश में स्लोप कहा जाता है। ठीक है, वो स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उनको मिलाने वाली एक रेखा है ना, दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर x1 y1, एक ये पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और एक दूसरी पॉइंट है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x2 और y2 हैं। क्लियर है। अब इनको मिलाने वाली रेखा जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो होता है उसका ढाल यानी प्रवणता। वो ढाल कैसे निकालेंगे, तो प्रवणता यानी स्लोप को हमेशा m से डिनोट करते हैं। जो m होता है वो होता है tan थीटा, और ये थीटा क्या है, x एक्सिस के साथ वो लाइन जो है कितना एंगल बना रही है वही हमारा होता है थीटा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 है ना, y कोऑर्डिनेट ऊपर रहेगा तो y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई यहाँ पर x2 माइनस x1, ये होता है हमारा प्रवणता यानी कि ढाल। तो इसको भी आपको नोट करके रखना है ना। अब बात करते हैं कि हमें स्लोप तो मिल गया, स्लोप मिल गया। अब स्लोप जब मिल गया है तो किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कितना होगा, यानी इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन बता रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ध्यान रखिएगा। कब, जब वो किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहे होंगे। पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर x1 और y1 है, किसी एक पॉइंट से होकर, है ना। अभी सवाल आएंगे, दिक्कत नहीं लेना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अब चूंकि इसका जो स्लोप है मान लीजिए कि m है, इसका जो स्लोप है, एक तो वो x1 y1 से होकर गुजर रही है और दूसरी बात उसका जो स्लोप दिया गया है वो m के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा इक्वेशन यानी लाइन का इक्वेशन, तो रेखा का समीकरण वो कितना आ जाता है, वो आता है y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे लाइन का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारे लाइन का, उसमें से आप m की वैल्यू कैसे पता करेंगे, m मतलब स्लोप की वैल्यू कैसे पता करेंगे, है ना। तो स्लोप की वैल्यू, जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे लाइन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लाइन का। हमारे लाइन का जो इक्वेशन होता है इसी टाइप से होता है। अब इसमें से आपको स्लोप निकालना है, इसका क्या करना है, स्लोप निकालना है यानी कि प्रवणता निकालनी है। तो स्लोप जो होगा इसका वो होगा माइनस a अपॉन बी। ए क्या है यहाँ पर,
x का कोफिशिएंट है, x के बगल में जो है वो a है और b क्या है, y का कोफिशिएंट है। तो -a/b जो है यही आपका स्लोप होता है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए। एक एक चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाते हुए चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सीख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट की और बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि अगर दो लाइंस हैं तो दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, है ना। पैरेलल कैसे, इस तरीके से, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, दोनों लाइन पैरेलली चल रही हैं। या तो कभी कभी हो सकता है कि क्रॉस भी कर सकती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री बना के चलती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन ये है और इसके एकदम 90 डिग्री बना के चलती हुई एक दूसरी लाइन ये है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाता है। इसका स्लोप मान लीजिए कि m1 है और इसका स्लोप यहाँ पर m2 है। ठीक है, इसका स्लोप m2 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। जब भी 90 डिग्री बनेगा ना तो यहाँ पर m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, बात करते हैं इसकी। तो एक इसका जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y, है ना, b1y और प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस यहाँ पर c2 इक्वल टू 0। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन सा? पहला जो केस बनता है वो ये है कि भाई पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल। तो एक दूसरे के अगर पैरेलल होंगे ये दोनों लाइंस तो कौन से कंडीशन को फॉलो करेंगे? तो कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि भाई अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो जब पैरेलल होते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी स्लोप जो होता है दोनों को बराबर होता है ना। ध्यान रखिए, जब भी पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्लोप्स इनके बराबर हैं, तो वही स्लोप हमें बराबर करना है। मतलब डायरेक्टली यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आ जाएगा कि अगर पैरेलल हैं, क्या हैं, अगर दोनों लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं तो पैरेलल का केस तभी होता है जब a1/a2 इक्वल हो यहाँ पर b1/b2 से b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये केस है हमारा पैरेलल होने का। ये कंडीशन है पैरेलल। a1 a2 b1 b2 ये दोनों का रेशियो बराबर होगा लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। दूसरा केस यहाँ पर कि अगर कोइंसाइड कर रहे हो, है ना, कोइंसाइड कर रहे हो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हो, संपाती हो, है ना। तो कोइंसाइड कर रही होंगी तो यहाँ पर इसका जो केस बनेगा वो बनता है, क्योंकि कोइंसाइड करेंगी तो एक ही रेखा बन जाएगी। भाई ये लाइन अगर इसके ऊपर हो जाए मतलब यही रेखा बन जाए तो क्या होगा, सारे रेशियो बराबर हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2, है ना, b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। ये केस हो जाएगा। तीसरा केस ये आता है कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक बार काट रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। इस केस में यहाँ पर नो सॉल्यूशन तभी मिलता है, यानी कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू तभी मिल पाती हैं जब कहीं ना कहीं लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो कभी कट ही नहीं करेंगी। जब कट ही नहीं करेंगी तो x और y के एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं पाएगा, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कोइंसाइड करेंगी तो यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हैं तो हर जगह पे काट रही हैं, है ना, हर जगह पे कट कर रही हैं। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी एक यूनिक पॉइंट पर कट करें, है ना, यूनिक पॉइंट पर।
यूनिक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूनिक पॉइंट पर कट रहा है, हालांकि एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। ये तो केस था कि 90 डिग्री होता तब ये केस बनता हमारा। अब बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट पर अगर काटेगी तो क्या केस बनेगा। तो यहाँ पर होता है A1/A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पहला ही वाला बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी रेशियो बराबर नहीं है शुरू वाला ही, तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब x और y की एग्जैक्ट एक ठो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x का भी एक ठो वैल्यू, y का भी एक ठो वैल्यू। तो ऐसे केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने सवालों पर। पहला सवाल हमारे पास ये रहा, एक रेखा दो बिंदुओं 3, 4 और 4, 5 से होकर गुजरती है। इस रेखा का ढलान कोण क्या होगा, माने स्लोप क्या होगा। तो स्लोप सीधे सीधे निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है ना। m भी कह सकते हैं, tan थीटा भी कह सकते हैं। और ये होता क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखिए y2 ये रहा, y1 ये रहा, मतलब 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर -4। ठीक है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, 4 है, और यहाँ पर x1 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी कि जो स्लोप होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। अब सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आगे चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिएगा, आसान सा सवाल है। -2, 5 और 1, 3 से गुजरने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है ना। क्या होता है फार्मूला यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू, अब यहाँ पे चूँकि m लिखते हैं हम लोग, m का मतलब स्लोप, तो स्लोप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पर x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में यहाँ पर x माइनस x1। ठीक है, तो ये होता है लाइन का फार्मूला जब वो 2 पॉइंट से होकर गुजर रही होगी तब, है ना। तो यहाँ पर अब बस वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 ये है हमारा, है ना, ये y1 और ये y2। तो y1 कितना है यहाँ पर 5 हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5, है ना, 3 में से 5 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। डिवाइड में x2 माइनस x1, यानी कि 1 में से -2 को घटाना है, तो 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 कितना है यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सीधे सॉल्व करना है, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 3y और माइनस का 15, है ना, 5 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 15, इक्वल टू यहाँ पर हो गया -2x और -4 हो जाएगा। तो सबको इधर लाइए तो +2x और +3y इधर है ही, ये भी इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पर। ये वाला सवाल देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब हमें समीकरण बताना है। यहाँ पर समीकरण एक सवाल कर ही चुके हैं, ऐसा सीधे सीधे निकाल लीजिए। क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1, तो हो जाएगा y माइनस y1 ये है, यानी कि 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि -3 में -2 करना है, -3 और -2 यानी कि -5। नीचे 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही आएगा, और यहाँ पर x माइनस x1 कितना है, 0 है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये तो सीधे सीधे हो गया, ये -5x हो जाएगा, -5x इधर आ जाएगा, तो प्लस का 5x और यहाँ पर y है ही और माइनस का 2 इक्वल टू हो गया 0। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग।
ये बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, है ना। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, 5 से होकर गुजरती है और इस रेखा के लंबवत है। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस लाइन पर 90 डिग्री बना रही हो, उस लाइन का हमें निकालना है इक्वेशन, और वो साथ में इस पॉइंट से होकर जा भी रही है ना। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई वो जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा उसका स्लोप कितना होगा, क्योंकि स्लोप पता रहेगा तभी हम इक्वेशन निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले यहाँ से स्लोप निकालते हैं। देखिए ये लाइन का स्लोप कितना होगा, ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप कितना होता है यहाँ पर, फॉर्मूला आप सभी को पता है कि स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ पर -a/b, है ना, -a/b। a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट और b का मतलब y का कोफिशिएंट। तो माइनस x के बगल में क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई b के बगल में कितना है, क्योंकि सॉरी y के बगल में कितना है, y के बगल में -1 है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है भाई, इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1x - 1y और -5 = 0, +5 इधर आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है, -1 ना है, ठीक है। तो b की वैल्यू -1 आ गए, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर +1। तो इस वाले का जो स्लोप होगा वो 1 के बराबर आएगा। अब इसके परपेंडिकुलर वाले का स्लोप हमें निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले का स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि दोनों का स्लोप -1 के बराबर होगा मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये मान लीजिए कि m1 है, तो m2 कितना होगा, m2 हो जाएगा -1/m1, -1/m1 हो जाएगा। तो m1 कितना 1 आया है, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई 1, यानी कि सीधे सीधे m2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। यानी जो इक्वेशन हमें पूछा गया है उसका स्लोप कितना होगा, -1 के बराबर होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर था। अब सीधे सीधे निकालेंगे, वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = m, यानी स्लोप x - x1, यही तो होता है। तो स्लोप आपको मिल चुका है, जो इक्वेशन चाहिए हमको उस इक्वेशन का स्लोप ये वाला है, इसमें रखना है, और इस बिंदु से होकर गुजर रही है, मतलब ये y1 ये x1 रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा y - y1 कितना है यहाँ पर 5, और इक्वल टू यहाँ पर m मतलब -1, तो ये हो गया -1 x -1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये x1 है, तो सीधे सीधे यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये -1x इधर आएगा तो प्लस का 1x हो जाएगा, मतलब x प्लस y यहाँ है ही, माइनस माइनस +1 यहाँ आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, = 0। अच्छा, इसको उधर भी ले जा सकते हैं, तो x प्लस y = 1 सेकेंड यहाँ पर, अच्छा हाँ ये माइनस 6 आएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। ये होगा कितना, -6 = 0, वहाँ आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी x + y = 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग पाँचवें सवाल पर। देखिएगा, सिंपल सा सवाल है, 2, 3 से गुजरने वाली, है ना, इससे जाने वाली, और -5, 6 और -6, 5 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत का समीकरण निकालना है हमें, है ना। देखिए, इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो रेखा है उसके परपेंडिकुलर में होगी जो हमें रेखा चाहिए। तो पहले तो इस लाइन का, ये जो लाइन जुड़ रही है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1, यानी कि 5 में से 6 घटाएंगे तो 5 में से 6 घटाएंगे -1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो x2 कितना है -6, माइनस यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा -5, यानी ये हो गया प्लस, तो नीचे भी -1 आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका m1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/-1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो m2 कितना हो जाएगा, m2 यहाँ पर मतलब इसके लंबवत वाले समीकरण का स्लोप, ठीक है, लंबवत वाले लाइन का स्लोप, तो कितना होगा, -1 आ जाएगा। अभी तो निकाले थे, ये कितना, इसका उल्टा हो जाएगा ना, -1/m1 होता है, -1/m1, तो आ जाएगा, ठीक है। तो -1/m1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे -1 आ गया। अब हमें स्लोप पता चल गया है, और वो लाइन जो है किससे होकर गुजर रही है, 2, 3 से होकर। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, y - y1 कितना है यहाँ पर
3 है, तो ये हो गया 3 इक्वल टू m का मतलब जो हमें चाहिए उसका स्लोप -1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 2 के बराबर, तो ये हो गया 2। यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस y, ये +2 इधर आ जाएगा तो -2 है ना, तो -3 और -2 माइनस का 5 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब इस सवाल को दोस्तों फॉर्मूला लगाकर मत करिए, फंस जाएंगे, है ना, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। फार्मूले से भी आप लोग कर सकते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है उससे, लेकिन थोड़ा डायग्राम अगर बना लेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा और बन भी जाएगा। एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से सी इकाई, जहाँ सी की वैल्यू 3 से कम होगी, 3 के बराबर भी नहीं, 3 से कम होगी, है ना, तो जो दूरी है वो 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 से कम होनी चाहिए। ऐसे कितने पॉइंट हैं, है ना, एक्स अक्ष पर। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें है क्या, इसमें है ये कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर समथिंग 0.2 होगा, है ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, क्योंकि हमें 2, 3 लिखना है, तो 2, 3 लिखने के लिए हम कुछ ऐसे बनाया सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से, इस तरीके से ये जाएगा और इस तरीके से ये जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2, 3 हो जाएगा, जो कि पॉइंट हमें बोला गया है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 और 3 है। अब इसमें ये बोला गया है कि भाई बताइए एक्स एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इससे सी यूनिट की दूरी पर हो और सी की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। ये बताइए सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है ना, सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है, उससे छोटा ही लेना है हमें। सबसे छोटी दूरी दोस्तों यही तो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यही दूरी तो सी होगी, है ना, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 है। अब मान लीजिए कि हम अगर इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ लेने में तो 3 से तो ज़्यादा ही होगा। भाई तिरछा लाइन खिंचा गया ना, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो 3 से तो ज़्यादा ही होगा। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो भी 3 से तो ज़्यादा ही होगा, ये वाला पॉइंट भी 3 से ज़्यादा ही होगा, 3 से ज़्यादा दूरी पर होगा। यानी कि ये जो सबसे छोटी दूरी है वो 3 यूनिट ही है, सबसे छोटी जो दूरी है वो 3 यूनिट है, 3 से छोटी दूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बोला कि सी की वैल्यू यानी दूरी की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है। हाँ, अगर बराबर होता यहाँ पर कि भाई इक्वल यहाँ पर लगा दिया जाता, तब एक पॉइंट होता, ठीक है, तब एक पॉइंट हो जाता, जो कि ये वाला पॉइंट है। लेकिन 3 से छोटा बोला है, तो 3 से छोटा यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 2, 3 से 0.23 से एक्स एक्सिस पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 3 यूनिट से कम दूरी रखता हो। क्लियर हो गया। आगे चलिए अगले सवाल पे। 7वां सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा। इनडायरेक्टली आपसे इसमें स्लोप पूछा गया है। कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण है 35x - 35y + 15 = 0 का ग्राफ जो होगा, मतलब ये जो लाइन दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस के बीच में कितने कोण होंगे, मतलब कोण का जो मेज़र है वो कितना होगा। तो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में जो कोण बनता है उसी को तो स्लोप कहा जाता है ना, मतलब हमें स्लोप ही निकालने के लिए बोला गया है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला अगर आपके पास इक्वेशन दिया गया है तो होता है -a/b हो जाता है। स्लोप यानी tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू माइनस a की वैल्यू कितनी है, ये वाला है, यानी कि 35 है, डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी है, ये है पूरा, मतलब -35, तो यहाँ हो गया -35, यानी कि 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, किस डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पर, 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल था, सोचने वाला सवाल था।
8वां सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पर इसका अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बताया नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि अगर दो लाइंस हैं, दो लाइंस का इक्वेशन आपको दिया गया है, तो दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो एक लाइन का जो स्लोप है वो मान लीजिए कि m1 है और दूसरे लाइन का जो स्लोप है वो मान लीजिए कि यहाँ पर m2 है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस करने के बाद कितना एंगल बना रही हैं, यानी न्यून कोण कितना बना रही हैं, ये हमें बताना है। तो जो एंगल का फॉर्मूला होगा यानी कि tan थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 और डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पर m1 इंटू m2, ये फार्मूला होता है हमारा क्या, जब यहाँ पर निकालना हो हमें दो लाइंस के बीच में एंगल। साथ ही इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू आती है ये आपके मॉड में आती है, मतलब इस पूरे का वैल्यू कुछ भी आए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव आए, बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव ही बन जाएगा, है ना। तो मॉड होता है यहाँ पर। तो बस यही करना है, पहले इसका आप निकाल लीजिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, y उधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। ये तो दिया ही गया है। तो आप निकालिए इसका m1, तो m1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालिए यहाँ से, देखिए माइनस a अपॉन बी, तो a कितना है 2 है यहाँ पर, एक b कितना है -1 है, तो ये हो गया -1, यानी कि m1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 के बराबर। यहाँ से m2 निकालिए, तो m2 कितना हो जाएगा माइनस a अपॉन बी, तो a हमारा ये वाला ना होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, डिवाइड बाई यहाँ पर ये 1, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि -3। तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू मिल गई है, इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 2 माइनस -3, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, तो 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। ऊपर कितना हुआ, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 3, और नीचे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका मॉड लेना है हमें, तो -1 और -1 का मॉड कितना होगा 1 के बराबर, यानी tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1, यानी थीटा यहाँ से कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 45 1 के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों लाइनों के बीच में एंगल होगा वो 45 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, किसी में भी हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पर मूल बिंदु यानी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाता है किसी भी लाइन का, है ना। तो किसी भी लाइन का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो फॉर्मूला बता देते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना, किसी पॉइंट से डिस्टेंस नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ये लाइन है, अब इसको बोला जा रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, इसका ओरिजिन से कितना दूर पर होगा ये लाइन, है ना। तो निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का। इस लाइन का इक्वेशन ये है मान लीजिए। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर c मतलब ये वाला, c अपॉन अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर। लेकिन ये भी आएगा आपका मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बाई चांस ये अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, कहाँ से, मूल बिंदु से। अब बात ये आती है कि एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि बात ये आती है कि अगर मूल बिंदु से ना बोलकर किसी और पॉइंट से बोल दिया कि किसी और पॉइंट से इस लाइन का दूरी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो किसी और पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट से बोला जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे केस में डिस्टेंस जो होता है वो होता है, देखिए जो x है और यहाँ y है, उसके जगह पर ये x1 y1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ax1 प्लस by1 और प्लस यहाँ पर c डिवाइड बाई यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
है ना, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, लेकिन ये भी आपका मॉड में आएगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो इसमें निकालना है, चलिए तो सी की वैल्यू, इसमें देखिए सी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ए मतलब x का कोफिशिएंट यानी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर ये 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है ना, तो 6 बटे ये हो गया 5, भाई ये कितना आएगा 25, पर 25 का रूट कितना होगा 5 हो जाएगा। मॉड लगाएंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 6 बटे 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा दोस्तों 10वां सवाल, है ना, बढ़िया सवाल है, बता चुके हैं कॉन्सेप्ट। अब इसमें मूल बिंदु से नहीं पूछा गया है, किसी एक पॉइंट को दे दिया है पर्टिकुलरली, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मतलब बताइए यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सीधे सीधे इस पॉइंट को, ये जो x है और ये जो y है, बस इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, है ना, देखिएगा इक्वेशन क्या दिया है हमारा, ये दिया गया है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5, है ना, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो ये हो गया 8, माइनस यहाँ पर 12, ये तो रहेगा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 3 है, यहाँ देखिए ना 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16, मतलब नीचे 5 आ जाएगा। ऊपर देखिए -15 और -12, माइनस का 27, ठीक है, तो ये -15 होगा ना, -15 -12 माइनस का 27 और 8 चौके 32, -27 और 32 यानी कि प्लस का यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया प्लस का 5, नीचे हो जाएगा प्लस का 5, भाई ये 5 आएगा, 25 का रूट, तो 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि अब इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं और उन पर बेस्ड सवाल भी आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बचे हुए हैं, कुछ सवाल भी यहाँ पर बचे हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।